माफिया डॉन अतीक अहमद की जब भी चर्चा होती है, जिक्र आईपीएस अफसर रहे लालजी शुक्ल का भी आता है। उसकी तमाम वजह भी हैं। अंदर की बात में आज मैं अपनी बात या मैं खुद कहानियां नहीं सुनाऊंगा, बल्कि खुद लालजी शुक्ल बताएंगे अतीक अहमद के अपराध के कुछ दिलचस्प किस्से। कैसे उन्होंने गिरफ्तार किया, कैसे किसी मुख्यमंत्री का फ़ोन आ जाता था, किसी सीनियर आईपीएस अधिकारी का फ़ोन आ जाता था, ये तमाम चीज़ें वो खुद बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं मेरे साथ अंदर की बात। आप बहुत लंबे अरसे तक प्रयागराज में रहे, मतलब 12-13 साल तक आप यहाँ रहे। हम वो जानना चाहते हैं कि अतीक अहमद एक नाम था, इस पूरे इलाके में उस नाम से लोग कांपते थे। उसका अपना एक गैंग था, IS 227 करके गैंग थी। पहली गिरफ्तारी अतीक की कैसे हुई जब आप यहाँ पोस्टेड थे, और क्या क्या झेलना पड़ा था तब आपको? पहली गिरफ्तारी की बात बताता हूँ। आप तो 95 में यहाँ आ गए थे। वो बता रहा हूँ। मैं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वाराणसी से ट्रांसफ़र होकर के 1994 में यहाँ अर्धकुंभ प्रयाग इलाहाबाद में आया था। जब अर्धकुंभ संपन्न हो गया उसके बाद मेरी नियुक्ति इलाहाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक द्वाबा, SP आर्य द्वाबा के रूप में हुई। तो मैं अपना जो है 1996 में 19 जनवरी को सिविल लाइंस पे एक घटना होती है जिसमें अशोक साहू नाम का आदमी मारा जाता है। वो बिजनेसमैन था। हत्या होती है। वो हत्या अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ द्वारा की जाती है अपने साथियों के साथ। मैं उस समय अपने क्षेत्र में ही था, खबर मिली कि जो है बुलाया गया, मैं भी आया। ये ज्ञात हुआ कि अशरफ ने मारा है अतीक के छोटे भाई ने। मुकदमा दर्ज हुआ। तो उस समय जो SSP थे श्री रजनीकांत मिश्र, उन्होंने मुझे भी इसमें सुपरविज़न में लगा दिया। तो जब एक एक करके तफ्तीश की जाने लगी तो एक फैक्ट ये आया कि ये हत्या एक बड़े तुच्छ कारण से की गई है। उसका ये था कि उसके 2 दिन पहले सिविल लाइंस में गाड़ी पार्किंग को लेकर के अशोक साहू का अशरफ से कुछ विवाद हो गया। अशोक साहू को पता नहीं था कि ये अतीक के भाई हैं। जब पता चला तो अशोक साहू अतीक के पास गया और उसने माफ़ी मांगी। अतीक को यह बात बड़ी नागवार लगी थी कि उसके भाई के साथ कोई तकरार करे, क्योंकि अपराध की जराइम में वो काफ़ी ऊपर उठ चुका था और तंत्र में अच्छा खासा अपना पैठ बना लिया था। अपनी जो है पकड़ मजबूत बना ली थी। तो माफ़ी मांगा तो उसने कहा तुमने गलत किया है, जाओ। ये अतीक ने कहा। अतीक ने कहा। और उसी के बाद उसकी हत्या हो गई है। लेकिन अतीक ने हत्या कराने से पहले पूरा षड्यंत्र रच दिया। अशरफ को हत्या के कुछ और घंटा 2 घंटा पहले थाना चंदौली, जनपद चंदौली में अवैध शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार करा दिया। मतलब कोई फर्जी आदमी गिरफ्तार किया गया, हवालात में उसको रखा गया और फिर उसको जैसे प्रक्रिया के अंतर्गत विवेचना करा करके उन्हें वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब थे, वो इंस्पेक्टर साहब इसी इलाहाबाद के ही रहने वाले थे। तो उन्होंने जो है उस जिस आदमी को
प्लांट किया था उसको कचहरी भेज करके उसका जो भी रिमांड बेल वूल की कार्यवाही करा दिया। ये अशरफ अपना ही रहे, भाग गए थे। फिर इसकी एविडेंस, पुख्ता एविडेंस आई है। अतीक जो है अशरफ की अरेस्ट स्टे और FIR क्वेश्चन के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दाखिल की है, कराया। मतलब उसको शक था कि आप कुछ कर रहे हैं उसकी? नहीं, ये हो गया ना कि जो है कार्रवाई हो रही है और कुछ चल रहा है हमारे खिलाफ, जो है अरेस्ट हो सकता है। तो उसे ये नहीं था कि हमारे ऊपर भी सुई वो जो है काम चल रहा है। तो अशरफ को बचाने के लिए कि अशरफ तो जो है था ही नहीं घटना में, और उसने वही प्ली लिया कि जो है वहाँ आर्म्स एक्ट में ये अरेस्ट था तो यहाँ हत्या, 2 घंटा पहले अरेस्ट था तो यहाँ हत्या कैसे कर सकता है। फिर जब अदालत के सम्मुख सारे तथ्य पेश किए गए, प्रस्तुत किए गए, हमारी माने गवर्नमेंट पक्ष के वकील ने, एडवोकेट ने जो है बहस किया, तो इन्हें लगा तो कि ये तो मामला फंस गया। तब ये जो है उस रिट को विड्रा किए, जिससे कि आगे रिट दाखिल करने का स्कोप बना रहे। अगर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट डिसमिस कर दी जाती तो उस फैक्ट पर दोबारा ये रिट दाखिल नहीं कर सकते थे। तो रिट इन्होंने विड्रा किया। तो उसके बाद इसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, विवेचना को CBCID ट्रांसफ़र कर दिया। इसकी एक सेट मोडस ऑपरेंडी रही है बचने के लिए कि तफ्तीश को लिंगरान कराओ, तफ्तीश को कहीं ट्रांसफ़र करा लो, फिर मैनिपुलेट कर लो। लेकिन इतने पर्याप्त रिकॉर्ड थे, एविडेंसेस थे कि CBCID ने उसकी पुष्टि की और फिर CBCID ने अतीक को ही गिरफ्तारी करने के लिए वो किया। तत्कालीन SSP श्री रजनीकांत मिश्रा जी थे, उनसे संपर्क किया। फिर उस गिरफ्तारी के लिए मुझे उसकी गिरफ्तारी का टास्क मुझे दिया गया। SP सिटी वगैरह सब पुलिस बल ले करके मैं 9, जहाँ तक डेट याद है मैंने कन्फर्म ही है, 9 अगस्त 1996 को मैंने उनके चकिया स्थित जो कार्यालय है, इसमें तो खंडहर है, वहीं से मैंने गिरफ्तार किया था। आपको तारीख बहुत याद रहती कि कब मर्डर हुआ, कब गिरफ्तार हुआ? अब इतना अभी स्मरण शक्ति बरकरार है, वो कारण कि सब हम जो हमारे सामने हुआ है तो करीब करीब जो है इस तरह की चीज़ें जो प्रमुख घटनाएं, मैं आपको पहले की भी घटना बता सकता हूँ जो इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं, जो तारीख है, जो है जगह है जैसे है, क्योंकि खुद इनमें मैं कोरम पूरा करने वाला काम नहीं किया हूँ। इनमें मैं एक बार बताइए शुक्ला जी कि ये कहा जाता है कि अतीक को ना, अतीक के खिलाफ कोई कार्रवाई होने से पहले अतीक को पुलिस के अंदर में क्या हो रहा सारी चीज़ें खबरें पता रहती थी। उसका इतना बढ़िया इंटेलिजेंस अपना नेटवर्क था, ये कैसे था? नेटवर्क था, अपने संबंधों, उसने संबंध लोगों से डेवलप कर रखे थे, लोगों को ओबलाइज करता था और लोग उसके बदले और अधिक ओबलाइज करते थे। लाभ और प्रतिलाभ है व्यापार सिद्धांत ही है। आपके पुलिस फोर्स में भी लोग थे ऐसे? सर्वत्र थे पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स तो इसी सोसाइटी से आती है ना, और समस्त दोस्त सोसाइटी में बरकरार हैं। तो पुलिस बनते ही अगर उन दोषों को, अपने सिद्धांत को, अपने कर्तव्य को नहीं समझा तो उन दोषों से मुक्त नहीं हो सकता। ये तो अशोक साहू वाला हत्याकांड हो गया जिसमें गिरफ्तार हो गया, फिर जेल चला गया होगा अतीक। जेल में भी तो उसका भौकाल टाइट ही रहता होगा। भौकाल था वो, जेल में भी वो
वही तो लाभ प्रतिलाभ का जो सिद्धांत है वो सबसे चलता है। ये लाभ उनको दे रहे हैं तो जेल के लोग इनको लाभ दे रहे हैं। ये इन्हीं के प्रकरण में जेल के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इनसे पहले बबलू श्रीवास्तव था। तो वो क्या करता क्या था जेल में? जेल में जो है जेल में धन बल सुविधा बल लोगों को पैसा दिया, जेल के कर्मचारियों को उनको मिला करके। कोई बदले में क्यों देगा जब कुछ पाएगा ना, तो लाभ ये देता था, उसका प्रतिलाभ ये पाता था। आपने दोबारा भी उसकी गिरफ्तारी की, अतीक की? दोबारा किया था। वो क्या मामला था? वो मामला 1994 का एक था। एक अशफाक उर्फ कुन्नू सभासद था जो अतीक का ही आदमी। नुस्सन भी उसका नाम था क्या? नस्सन दूसरा था। अच्छा, ये भी एक सभासद? अरे नस्सन जो है, अब आपने नस्सन का नाम, नस्सन भी मनवड़ था, इससे पहले था। पहले इस वाले का जिक्र कर लेते हैं, कहानी सुन लेते हैं आपसे। चूंकि आप नहीं, हम लोग जंप नहीं करेंगे। तो वो इसका था, लेकिन किसी कारणवश उससे हो गया तो उसकी हत्या कर दिया। हत्या अपने लोगों के साथ मुकदमा कायम हुआ तो इसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सीबीसीआईडी, ये तुरंत तफ्तीश अमूमन कोशिश करता था कि सीबीसीआईडी तफ्तीश। नॉर्मल पुलिस से जांच जो है वो सीबीसीआईडी में ट्रांसफर हो जाए, मामला दब जाएगा, मैनिपुलेट कर लेगा। 94 का मामला 2001 में कानपुर सेक्टर की सीबीसीआईडी शाखा ने ये पाया कि अतीक इसमें अपराध साबित होता है, अतीक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सीबीसीआईडी के विवेचक ने सीआरपीसी के प्राविधानों के अंतर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र भेजा। उस समय मैं पुलिस अधीक्षक नगर था, तो एसएसपी द्वारा मुझे बताया गया कि इसको गिरफ्तार होना है। तो उस समय मैंने 15 फरवरी 2001 को गिरफ्तार किया था इसके चकिया स्थित कार्यालय से दूसरी बार। तो वहाँ जब आप जाते थे गिरफ्तार करने के लिए तो इसके समर्थक ऐसा विरोध ऐसा कुछ हुआ? उनकी हिम्मत नहीं थी। थे दोनों बार गिर रहे हैं, लेकिन पहली बार तो ज़्यादा पुलिस बल लेकर के गया था, दोबारा गया था मैं था और सीओ सिविल लाइन्स थे और इंस्पेक्टर और एसओ धूमनगंज थे। न सीओ सिविल लाइन्स को पता था, न इंस्पेक्टर एसओ धूमनगंज को पता था। बस हमने कहा आइए चलिए ज़रा क्षेत्र में घूम आते हैं। पता था कि मैंने आदमी लगा रखा था कि बैठा हुआ है, मैं सीधे जो है मेरे पीछे पीछे लोग समझें कि क्या है, और कुछ फोर्स मैंने और आगे बुला रखा था। माली प्रतिक्रिया होती है तो ऐसा नहीं है, जो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई बात हो बिगड़ने न पावे कि एक गिरफ्तारी में जो है कुछ और हो, जा करके तुरंत गिरफ्तार करिए, गाड़ी बैठाए लेके चले आए। तो आपके टाइम में आपको कितनी बार गिरफ्तार करने का मौका मिला? 2 बार तो मैंने सीधा गिरफ्तार किया है। तीसरी बार जो है प्रकरण था तो जिसमें यहाँ से हमने टीम भेजी थी, एसएसपी और मेरे द्वारा टीम भेजी गई थी लखनऊ, अब विधायक निवास से गिरफ्तार करके लाया गया था। ये कब की बात है? ये 2002 की बात है। अच्छा, क्या हुआ था पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि सूरजकली नाम की एक महिला है झलवा की, अभी भी जिंदा, मैं मिल के भी आया मैं उसने एक अभियोग पंजीकृत कराया था, गिरफ्तार करके लाया गया। फिर उसमें जो है वो गैंगस्टर बनता था, फिर उसमें गैंगस्टर की धारा बढ़ाई गई और फिर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, फिर जेल गया, माननीय अदालत के आदेश से रिमांड पर जेल गया। तो ये तीसरी भी गिरफ्तारी थी। तो आपने हैट्रिक लगाई अतीक की गिरफ्तार? हैट्रिक क्या, अपराधी के खिलाफ कार्यवाही किसी उसमें नहीं। कभी अतीक ने नहीं ऐसा किया कि आप यहाँ पोस्टेड रहे हो और कोई घटना हुई आपके या आपके सबॉर्डिनेट के कि ये घटना होगी, फ़ोन करके अतीक ने 2-4 गाली दे दी और कह दिया क्या कर सकते हो, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? देखिए ऐसा है, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूँगा। 1998 से 2003 तक मैं पुलिस अधीक्षक नगर था। अतीक की कभी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो मेरे किसी सबॉर्डिनेट को धमका सकें। मुझसे बात करना तो दूर, और जो नियमानुसार कार्यवाही संभव थी वो सब की गई। उनका गैंग तब तक रजिस्टर्ड नहीं था, मेरे द्वारा रजिस्टर कराया गया
उसका गैंग पहली बार आपके ज़माने में अरेस्ट? इंटर स्टेट IS 227 मेरे द्वारा रजिस्टर कराया गया, जो आज तक उसके नाम पे था। है वो है, चलता रहेगा जब तक उसके सारे गैंग के मेंबर सफाया नहीं हो जाते हैं, संशोधन होता रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि एक बार आप गए थे तो कोई आप उसको गिरफ्तार करने गए, आपके सीनियर IPS अधिकारी वहाँ पहले से मौजूद थे? नहीं, मेरे समय नहीं हुआ। किसी ने रोका टोका? ना, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन तो अतीक को मिलता रहा, आखिर नहीं मिलता तो इतनी बार विधायक प्रोटेक्शन हो तो सत्ता के येन केन प्रकार अपने को सत्ता के नज़दीक रखा, सत्ता का खूब फायदा लिया। मैं एक चीज़ और जानना चाहता था कि जैसे कहानी एक आती है कि किसी का खाल खिंचवा लिया, किसी को उठवा लिया। जैसे हम लोग ना बिहार में शहाबुद्दीन के बारे में कहानियाँ सुनते थे कि उसका एक घर जैसा था, वहाँ पे बुलाता था, वहाँ टॉर्चर होता था, मतलब यातना गृह जैसा। अतीक के बारे में भी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनते। यातना तो हम ही करें तो देता ही था, मारता पीटता था। यातना जब वो जेल में दे सकता है, जब जेल में जो है देवरिया जेल में मोहित जायसवाल का अपहरण करा करके वहाँ ले जा करके जेल में पिटाई कर सकता है, जेल में यहाँ क्या नाम है पोंगटपुर वाले किसी को क्या नाम है उसका, खालिद के लड़के का, उसको जो है जैद, उसको जेल में ले जा करके पकड़वा करके पिटवा सकता है। तो ये तो जब जेल में यातना दे सकता है तो अपने घर पर तो देता ही रहा है। इसका घर तो एक तरह से अदालत के बने, ये जो फैसला करता था इसका पिता फैसला करता था, सामान्य पंचायतें करके वहीं से सब निपट जाता था। अच्छा, ये फैसले भी करता था, लोगों को टॉर्चर भी करता था? क्यों नहीं करता था, फैसले करता था कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम नहीं करोगे, तुम ये टेंडर लोगे, तुम ये टेंडर नहीं लोगे। मतलब पैरेलल गवर्नमेंट चलाता था? हाँ, चलाता था, तभी तो इसके खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ हुई और फिर कार्रवाई होती है, लेकिन अपराधी अपनी चेष्टा तो करते ही रहता है। कभी ऐसा भी हुआ कि उसके जो खिलाफ केस चल रहा है और आपको जानकारी मिली कि इसने गवाह को मरवा दिया, गवाह को कह रहा कि कोर्ट नहीं पहुंचो? नहीं, ये तो तमाम प्रकरण हैं। एक ही प्रकरण आपको बताऊंगा, एक प्रकरण जो है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक जावेद इकबाल था, था नहीं है, वो प्रॉपर्टी का भी काम करता था, बसपा का मेंबर था। उसमें चूँकि अब राजनीतिक पार्टी से जुड़ा था तो उसकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। वो विधानसभा पश्चिमी से लड़ने की तैयारी कर रहा था और करीब करीब संभावित कैंडिडेट था। वो विधानसभा चुनाव लड़ने न पाए 29 जनवरी 2001 को, जिस दिन बसंत पंचमी का स्नान था महाकुंभ का, उस पर गोली बम से हमला कराता है। दिन दहाड़े की बात है, उसमें उसका गनर मारा जाता है, जावेद इकबाल का। जावेद इकबाल मुकदमा दर्ज कराए। षड्यंत्र में इस हत्या के षड्यंत्र में अतीक का नाम आया। बाद में चार्जशीट गई है, फिर इसने जावेद इकबाल को धमका करके जो भी हो बल प्रयोग करके जावेद इकबाल को तोड़ लिया। जिस जावेद इकबाल ने हत्या का अभियोग दर्ज कराया था, उसी जावेद इकबाल ने कोर्ट में जा कर के इसके पक्ष में बयान दे दिया और ये और अन्य अपराधी छूट गए। अच्छा, ये भी जैसे एक उसका मोडस ऑपरेंडी था अदालत के उससे बचने के लिए। और क्या। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप इतने लंबे समय से इस परिवार को जानते हैं, बीइंग ए पुलिस अफसर, सीनियर पुलिस अफसर, अतीक और अशरफ, इसमें से दोनों में फ़र्क क्या था? दोनों कौन सा ज़्यादा डेडेड था? कौन ज़्यादा दिमाग लगाता था? कौन शॉर्ट टेम्पर्ड था? दिमाग तो अतीक लगाता था, सारा दिमाग अतीक का काम करता था। और अशरफ जो है उसमें जो है अब शॉर्ट टेम्पर्ड, तो शॉर्ट टेम्पर्ड दोनों थे। अच्छा, सहनशील नहीं थे, बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन ये जो है चूँकि
धीरे धीरे उम्र दराज हो रहा था, तो अपना बुद्धिमानी का भी जो कुछ बुद्धि थी उसका प्रयोग करता था। एग्जीक्यूट जैसे भी करता कराता था। अशरफ उतना बुद्धिमान नहीं था जितना अपराध में बुद्धिमान, माने चतुर, बुद्धिमान क्या है, चतुर वो हो गया था। मतलब अशरफ बैल था, दिमागी। अब बैल रू नहीं कहेंगे, लेकिन था, अशरफ भी सक्रिय था और आपराधिक बुद्धि में तेज था, लेकिन उतना तेज नहीं था जितना अतीक बड़ा वाला था। इसे कहिए बड़ा वाला था, छोटा वाला था। मैं एक चीज़ और जानना था, दोनों भाइयों की केमिस्ट्री कैसी थी? कभी झगड़ा होता था या दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए थे? दोनों में कभी विरोध की बात आई नहीं है, कभी सुनी नहीं। और अंत तक विरोध नहीं देखा गया। जो इधर जो हुआ हम तो अखबार से उससे देखे, तो विरोध की बात आई नहीं है। ये पूरक ही रहा। ये उसके लिए समर्पित था, वो इसके लिए समर्पित था। 2005 में उसको विधायक बनाने के लिए ही तो अतीक ने हत्या करवाया था राजूपाल का। जब राजूपाल का मर्डर हुआ था आप कहाँ पोस्टेड थे? यहाँ तो नहीं थे तब? हम कोऑपरेटिव से लखनऊ में नहीं थे। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि इन दोनों की केमिस्ट्री की बात तो आपने बताई है। एक बात जो था कि स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जो हुआ था 1995 में, उसमें भी इसका रोल था। एक था क्या? एक्टिव रोल था, जिसमें मायावती के साथ बदतमीजी की गई थी। हाँ, एक्टिव रोल था। रोल एक अलग बात है, रोल की कई होते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन था उस घटना में, इसकी एक्टिव भूमिका थी। और ये एक विधानसभा वाला, एक मायावती की चार्जशीट इस पर लगी थी। एक विधानसभा मायावती वाली कहानी आप बता रहे हैं। अरे वो अखबार में निकला था, वो उस समय के अखबार में यही निकला था। हम तो सुने जी, कोई देखे नहीं थे। हाँ। एक अखबार में यही निकला था कि इन्होंने कुछ कहा कि आपको बहन जी याद होगा कि आपकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अतीक ने कहा था। तो बहन जी ने कहा था कि मेरे आंसू नहीं निकलते, मैं आंसू निकलवाना जानती हूँ। अरे वाह। लेकिन अब देखिए, राजनीति का एक सिद्धांत होता था, उसके बीच उसकी पवित्रता होती थी। आज राजनीति में पवित्रता है या नहीं, इसको हमसे अच्छा आप जानते हैं। इसका एक जो अतीक मायावती के प्राण लेना चाहता था, उसी अतीक की पत्नी को बहन जी ने अपने पार्टी में सम्मिलित किया। ये तो राजनीति की माया है। और क्या नाम है, मेयर के लिए, नगर प्रमुख के लिए संभावित प्रत्याशी तो उमेश पाल की। ये बताइए कि अतीक के पास जो है या उसके गैंग के पास इतने हथियार कहाँ से आते थे? हथियार खत्म ही नहीं होते हैं, एक से एक बढ़ के हथियार, विदेशी देसी ऑटोमेटिक। अपराधी अगर अपराधी की पूंजी अपराध है, और पूंजी के लिए कुछ मूल लगाना पड़ता है ना, धन के लिए। तो ये अपराधी के पास हथियार नहीं होगा तो लोग क्यों उसके लिए मरने मारने को तैयार रहते थे? मतलब एक से एक। देखिए, और फिर वही लाभ और प्रतिलाभ का सिद्धांत सर्वत्र काम करता है। जान देने को तैयार, जान देने के लिए तैयार रहते हैं, तभी तो बढ़ेंगे। कोई ज़्यादा वफादारी दिखाएगा, कोई वो करेगा। जान देने के लिए, जान तो इसलिए दे देते हैं कि जान चला जाता है, नहीं तो जान लेने के लिए ही वो रहते हैं, जिससे कि हम भाई की नज़रों में, हम इसके बॉस की नज़रों में नंबर 1 हो जाए। कभी आपके और अतीक के संवाद में कोई दिलचस्प किस्से जहाँ उसने आप पे, या उसने कुछ ऐसा भौकाल टाइप का, या आपने कुछ ऐसी बात हो जो याद हो अभी भी, जब आमने सामने आप दोनों बैठे हो? नहीं, आमने सामने अब वो जो ऑन रिकॉर्ड न हो, अब उसको क्या कहें। कुछ याद तो आ रहा होगा। याद तो अब उसको क्या, पर्दे के पीछे डालना चाह रहे हैं? नहीं, पर्दे के पीछे नहीं है।
वो नहीं, वो कहने में फिर वो कहीं लगेगा कि आत्म प्रशंसा कर रहे हैं। उसका जब भी बात तो वो अपने को मैंने एक तरह से अपना भय ही प्रदर्शित किया है। ये जो सरकार की तरफ से एक फिगर आया डेटा कि 1430 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई, कुर्क कर ली गई या बुलडोज कर दिया गया, उसके बाद से भी कभी 75 लाख कैश मिल जाता है, कभी 80 लाख, कभी साल 200 करोड़ की संपत्ति का जिक्र मिल जाता है। ये सब मतलब इतना पैसा था अतीक के पास? क्यों? आपको बताया तो कि सब जो है टेंडर, ठेका, पट्टा, खनन, स्क्रैप और सारे व्यवसाय जो है ज़मीन पर कब्जा करना, कराना, वो करना, सारा चीज़ सब है। तो पैसा अकूत धनार्जन किया। कहाँ से पैसा अर्जित कर लेता था? क्यों? सुपारी किलिंग से, किडनैपिंग से? सुपारी किलिंग कहाँ है? सुपारी किलिंग में तो पहले सुपारी किलिंग या जो है किडनैपिंग या मारपीट करके तो शुरू में अपराधी बन करके कुछ धन कमाया, नेता बन गया। नेता के बाद तो इसने तमाम जो है संरक्षण लेकर के तमाम काम किया। अरबों की संपत्ति तो इसने ठेकों से पैदा किया, स्क्रैप से पैदा किया, लोहे के रेलवे के स्क्रैप से, ज़मीनों के कब्जा करने से, ज़मीनों से जबरिया लिखाने से, ज़मीन खाली कराने से। ये ज़मीन का जिक्र आया ना, ज़मीन का, तो मुझे सोनिया गांधी के किसी रिश्तेदार के यहाँ इसने हाथ डाल दिया था। रिश्तेदार अब थे या नहीं थे, लेकिन वो ये पैलेस टाकिज के जो है गांधी परिवार के पैलेस के पीछे ज़मीन थी, उस पर कब्जा कर लिया था। तो मैडम सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से ये ज़मीन वापस हुई थी। तमाम इसके ज़मीनों के कब्जा करने का है, बहुत अनेकानेक जो ऑन रिकॉर्ड भी नहीं आ पाए हैं। किया करोड़ की संपत्ति 10 लाख में ले लिया, लिखा लिया, लिखवा दिया अपने किसी के नाम, तो संपत्ति जो है 10 लाख की संपत्ति 10 गुना बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इस तरह से। अब आखिरी सवाल की तरफ आता हूं मैं कि इतना बड़ा गुंडा था वो और इंडिपेंडेंट एमएलए का चुनाव जीत जाता था, ये कैसा होता था? देखिए, पहला चुनाव जीता, 2 अपराधियों के बीच चुनाव था, चांद बाबा और अतीक। तो दो अपराधियों के बीच में चुनना था तो इसको चुन लिया। उस समय ये उठान पर था, इसके साथ छोटे छोटे और सब कई तरह के लोग जो है लोग जुड़े थे, अपराधी जुड़े थे। जनता ने 2 के बीच में इसको दे दिया। अब ये जब ये हो गया तो इसका एक कद बढ़ गया, तो इसका सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ गई, राजनीतिक पहुंच हो गई, तंत्र पर पकड़ हो गया, धनबली हो गया, बाहुबली हो गया और तरह तरह के बल आ गए। फिर दूसरा चुनाव भी जीत गया, फिर तीसरा जो है चुनाव जीता, इस तरह से जीतता चला गया। इसमें चुनाव जीतने के फिर गुणागणित जान गया वो, अपने उसे जो है चुनाव के जो ट्रिक होते हैं, चुनाव के जो तरीके होते हैं जीतने के, वो सब अपनाया। धन इसका बढ़ता गया, अकूत खर्च करता रह गया। लालजी शुक्ल जी के पास बहुत सारे किस्से हैं और बैठ के अगर इस पर बात करने लगे तो लंबा समय लग जाएगा। वो कहानी कुछ इस तरीके की है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी कि अतीक अहमद, उसके परिवार, उसके गैंग से जुड़े हुए बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं। अतीक का तो खात्मा हो गया, मतलब अतीक अब नहीं रहा, उसके डर का भी खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी उसके गैंग के कई सदस्य हैं।